नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आर्यन खान को आज भी हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। अब कल होगी जमानत पर सुनवाई। वकील की दलील, पुरानी चैट से केस का कोई लेना देना नहीं। नवाब मलिक ने वानखेड़े की जाति पर फिर उठाए सवाल। ट्वीट किया, वानखेड़े का निकाहनामा बोले गलत तरीके से पाई नौ। कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। बनाई नई पार्टी, 20 से 25 नेताओं के साथ कल अमित शाह से करेंगे मुलाकात। पैगासस जासूसी कांड की जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक्सपर्ट कमेटी बनाई। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को हर बार छूट नहीं मिल सकती। पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट में कोर्ट का बड़ा फैसला। 9 आरोपी दोषी करार, 1 बरी। 1 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा। सबसे पहले बात करेंगे आर्यन केस पर। आर्यन खान को आज की रात भी जेल में बितानी होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने आज भी आर्यन को राहत नहीं दी है। अब जमानत पर कल सुनवाई होगी। आर्यन के वकील बार बार कोर्ट में यही दलील दे रहे हैं कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला है, और जिस चैट का एनसीबी हवाला दे रही है वो काफी पुरानी है, और पुरानी चैट का केस से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आर्यन को जमानत मिल जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आर्यन को एक बार फिर से बेल नहीं, जेल मिली है। आज की रात भी वो वहीं बिताएंगे। ये सुनवाई क्यों टल रही है? सुनवाई इसलिए टल रही है क्योंकि मामला ये गंभीर है। क्योंकि एनसीबी कोर्ट के सामने इस तरह के सबूत रख रही है जहां एक सिंपल सा एक बिल माने बेल के लिए जो पिटिशन है वो रिजेक्ट किया जा रहा है। आज आर्यन के वकीलों ने यह भी बताया कि किस तरीके से कल ही 2 लड़कों को सिर्फ इस चीज के लिए उसमें बेल दे दिया गया, जबकि उसके पास 2.4 ग्राम जो बैंड सब्सटेंस है, ड्रग्स है, वो बरामद हुए थे। उसके बावजूद उनको बेल दे दी गई जी। और यहाँ तो इतने बड़े बड़े वकील बहस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेल नहीं मिल रही जी। ना लोअर कोर्ट में मिला, ना हाई कोर्ट में। लगातार चलता चला जा रहा है। 5 मिनट का काम इतने दिनों से टलता चला आ रहा है। इसका मतलब है कि मामला गंभीर है। गंभीर किस लिए है? क्योंकि एनसीबी बार बार इस बात को कह रही है कि ये लोग बाकायदा इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल से जुड़े हुए हैं। ये विदेश जाता है, वहाँ भी से सप्लाई हो जाती है। ये देश में रहता है, वहाँ भी सप्लाई हो जाती है। अनन्या के चैट से ये भी समझ में आ रहा है कि वो लोग पार्टीज करते हैं तो भी उसमें इस्तेमाल करते हैं जी। तो रेगुलर यूजर भी हैं, और साथ ही साथ इनका कनेक्शन ड्रग पेडलर्स के साथ है, जो बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स की सप्लाई करने में चैंपियन है, और मुंबई में जिसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये एक पूरी कहानी है। लेकिन जो दलीलें दी जा रही है कि ये जो अरबाज मर्चेंट जो साथ में मिला, उसके पास से बरामदगी हुई, आर्यन को छोड़ दीजिए। अब एक कार में दोनों गए, शाहरुख खान की कार, दोनों दोस्त हो जाते हैं, और आज कोर्ट में ये कह दिया जा रहा है कि भाई किसी 3rd पर्सन के पास से कुछ बरामदगी होती है, उसके लिए आर्यन खान को क्यों सजा दी जा रही है? तो जैसा आप सोचेंगे ना भाई ये किस तरह का कुतर्क है जी। साथ में आप जा रहे हो, साथ में पार्टी करने जा रहे हो, व्हाट्सएप चैट है कि बहुत मजा किया जाएगा, फिर भी आप कह रहे हो कि भाई उस जिसके पास से बरामदगी हुई है उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये कोर्ट का मसला है। इस केस में अगर दम नहीं होता, एनसीबी के पास सबूत नहीं होते, एनसीबी इस केस को लेकर के इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ही लुंज पुंज तरीके से की होती तो बेल अब तक मिल चुकी होती। चूंकि ये लगातार टल रहा है, तो जितना ही ये टलेगा आर्यन खान के लिए मुसीबत उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और जिस हिसाब से ये मामला आगे बढ़ रहा है, नहीं लग रहा कि इसमें कोई राहत मिलने वाली है। जी डॉक्टर साहब,
अब खबर नवाब मलिक के नए आरोपों पर। आर्यन केस की जांच कर रहे वानखेड़े पर नवाब मलिक एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। अब नवाब मलिक ने वानखेड़े का निकाहनामा ट्वीट करके मामले में एक नया ट्विस्ट ला दिया है, जिसके बाद वानखेड़े के पिता ने भी कबूल किया है कि निकाहनामा सच है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार हिंदू है और उनकी पत्नी मुस्लिम थी। इसके साथ ही नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े ने गलत तरीके से नौकरी पाकर एक दलित का हक मारा है। वहीं अब नवाब मलिक ने वानखेड़े पर एक और नया आरोप लगाया और कहा कि क्रूज पर वानखेड़े साहब का एक दाढ़ी वाला दोस्त भी मौजूद था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस दाढ़ी वाले को खोजो, अगर उसका नाम नहीं पता तो मैं अकेले में बताऊंगा। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक एक के बाद एक नए नए आरोप लगाते जा रहे हैं वानखेड़े पर, आपको कितनी सच्चाई नजर आती है इसमें? देखिए, अब ये बात बिल्कुल साफ है कि नवाब मलिक दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समीर वानखेड़े के जरिए घेरना चाह रहे हैं। वो इस बात को साबित करने में जुटे हुए हैं कि समीर वानखेड़े को केंद्र सरकार ने वहां डिप्यूट ही किया कि ताकि वो बॉलीवुड को बदनाम कर सके, तरह तरह की बातें। हकीकत क्या है, जब भी नवाब मलिक के इन आरोपों के बारे में आप सोचते हैं, ध्यान एक चीज़ से हटना नहीं चाहिए कि इसी समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के दामाद को 8 महीने तक जेल में सड़ाया। उसी की खुन्नस है ये, उसी का जो वो निकल रहा है। जबकि इन्होंने सहारा ले लिया शाहरुख खान के बेटे का कि भाई उसको फंसाया जा रहा है, उसको ये किया जा रहा है, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन कोर्ट में आर्यन खान के वकीलों ने एफिडेविट देकर के कह दिया कि भाई नवाब मलिक राजनीति कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें ना समीर वानखेड़े से प्रॉब्लम है, ना ही हमें एनसीबी से प्रॉब्लम है। तो ये तो अलग कहानी है। लेकिन अब आपने बात कह दी कि निकाहनामा और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें। एक बात बिल्कुल ही क्लियर है इस देश में, अगर आप किसी दलित के बेटे हैं, पिता आपके दलित हैं, आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ये आपका अधिकार है। और इस अधिकार को नवाब मलिक क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिनाई नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डिनाई नहीं कर सकते। ये अधिकार हिंदुस्तान के संविधान के द्वारा दिया हुआ है। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? निकाहनामा निकाल करके ये दिखाना चाह रहे हैं भाई मुसलमान है। कल तक आप कह रहे थे कि शाहरुख खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो मुसलमान है, तो मुसलमान आपस में ही टारगेट कर रहे हैं। मैंने एक मुसलमान शाहरुख खान को टारगेट कर रहा है, जिसको ये बता रहे हैं समीर दाऊद वानखेड़े, और इस समीर दाऊद वानखेड़े को नवाब मलिक परेशान कर रहे हैं। ये क्या चक्कर है? किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? कोरी राजनीति और घटिया राजनीति हो रही है। आपको समीर वानखेड़े से प्रॉब्लम है तो आमने सामने लड़िए, कोर्ट में जाइए, उसके खिलाफ शिकायत कीजिए, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन आप ऑर्डर कीजिए। उसकी पत्नी, उसके परिवार, उसके पिता, उसकी माँ, उसकी बहन, उसको मत घसीटिए। ये साफ साफ लगता है कि इस तरह के लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं, ये लोग अपना सेंस बिल्कुल गंदे नाली में डाल चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कांग्रेस को लगे बड़े झटके पर। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस को जोरदार झटका दिया और अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। कैप्टन ने कहा कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी जल्द सामने आ जाएगा। वहीं अब कैप्टन किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए सक्रिय हो गए हैं और वो कल इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। उनके साथ 20 से 25 नेता भी मौजूद रहेंगे। डॉक्टर साहब, नई पार्टी के ऐलान के साथ ही कैप्टन की शाह से मुलाकात होने वाली है, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने बिल्कुल साफ है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन अमरिंदर ने साफ साफ कहा कि मुझे लड़ना है, और जब मैं लड़ने उतरूंगा तो कमज़ोर तो नहीं रहूंगा। हमें ताकतवर लोगों की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें एक साथ तीन दुश्मनों से लड़ना है। एक कांग्रेस पार्टी, दूसरा दुश्मन अकाली दल, और तीसरा आम आदमी पार्टी। और उन्होंने कहाँ निशाना डाला? इन्होंने जो सिक्योरिटी का मसला उठाया कि किस हिसाब से पाकिस्तान पंजाब के लिए एक थ्रेट बन चुका है, और जो बात उन्होंने कही है वो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन ही कह सकता है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी और ये खालिस्तानी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये लोग पंजाब में हिंसा भड़काना चाहते हैं, पंजाब को ख़त्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। मतलब लाइन बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा
कि जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश आया है कि जो बीएसएफ की जो ज्यूरिडिक्शन है वो 15 किलोमीटर से बढ़ के 50 किलोमीटर हो जाए, उसका उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया और साथ ही साथ ये भी बताया कि किन लोगों से खतरा भी है। मतलब ये कि जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, पंजाब में ड्रग्स और हथियार का जो पूरा जो सिस्टम चल रहा है, इन सब को लेकर के कैप्टन अमरिंदर एक मुहिम चलाने वाले हैं। साथ ही साथ इस किसान आंदोलन को लेकर के कल जो मुलाकात होगी वो मुलाकात किसान आंदोलन से कम बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर पंजाब में गठबंधन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए ये एक इसको कह सकते हैं कि पहली मुलाकात, पहली मीटिंग गठबंधन को लेकर के कल होगी और इसलिए कांग्रेस के कैंप में खलबली मची हुई। जी डॉक्टर साहब, अब खबर पैगासस मामले पर। पैगासस जासूसी मामले की जांच करवाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आरबी रविंद्रन की अध्यक्षता में काम करेगी। इस कमेटी से कहा गया है कि पैगासस से जुड़े आरोपों की तेजी से जांच करके रिपोर्ट सौंपी जाए। अब 8 हफ्ते बाद फिर इस मामले में सुनवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब, अब इस मामले में आगे क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। हो भी क्या सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऐसी कमेटी बनाई थी किसान आंदोलन को लेकर के, कोई नहीं गया। क्या कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने? भाई अचानक से आपको ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये वामपंथी, ये तथाकथित एक्टिविस्ट और तथाकथित ये पत्रकारों का जो समूह है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। जज साहब लोगों का पता नहीं क्या हो जाता है जी। वैसे जो उन्होंने मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि भाई शिकायत तो अपनी जगह पे है, हम मुद्दे पे बात करेंगे प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, जो इंडिविजुअल राइट है और राइट टू प्राइवेसी है वो सुप्रीम है जी। और इसलिए ये केस पेगासस का जो मसला है वो सामने सामने दिख रहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो इंडिविजुअल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी का एक हनन करता हुआ दिख रहा है और सरकार हर बार इसे नेशनल सिक्योरिटी का मसला बता करके इस पे पर्दा नहीं डाल सकती। प्रिंसिपल तो बढ़िया है लेकिन एंटीसीडेंट ठीक नहीं है। आप किसान आंदोलन के समय आप ऑर्डर पास कर देते हो, कमेटी कोई नहीं जाता, खुला खुला आप उधर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, इधर किसान नेता कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ये कमेटी बायस्ड है, सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है जी। आप आदेश दे देते हो भाई कि भाई किसान आंदोलन रोड पे मत करना, आंदोलन करो लेकिन रोड बंद नहीं कर सकते, हाईवे के ऊपर आप तमाशा नहीं कर सकते। कौन सुनता है? और जहां शाहीन बाग में जहां आपको आपने आदेश भी दे दिया वहां पे हटाना था लोगों को, आपने संजय हेगड़े को भेज दिया, वो वहां जाके नेतागिरी कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, वहां भाषण दे रहा है। तो ये इस तरह से लुंज पुंज तो चलेगा नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई जांच में हुआ क्या, आपने ही पूछा। तो पहले तो ये तय हो कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके फ़ोन के अंदर पेगासस है जी। भाई मैं भी उठ के कह दूंगा कि भाई मेरे फ़ोन के अंदर जो है पेगासस है, लेकिन हमें कोई प्रूफ तो देना होगा जी। और यहीं पे ये सारा मसला फंसेगा। राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरे फ़ोन को भी टैप किया जा रहा है। बहुत सारे पत्रकार सामने आ गए कि भाई हमारे भी हो रहे हैं, नंबर पहले 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 26 हो गया, 150 हो गया। ये पूरा मसला ही पूरा अपने आप में इसको कह सकते हैं कि एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा था, जो मेरी समझ से जी। अब ये पहले तय हो, उसकी जांच हो कि भाई फला फला आदमी के फोन में पेगासस है, तब तो ये दूसरा सवाल होगा कि भाई पेगासस हिंदुस्तान की सरकार ने खरीदा नहीं खरीदा, हिंदुस्तान में कौन इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा है। आपके फोन में पेगासस है नहीं, आप बवाल खड़े कर दे रहे हो। भाई किसने बताया कि भाई इनके फोन में पेगासस है? तो इसका कोई तो सबूत होना चाहिए। तो ये मसला उसी तरह से वो टलता चला जाएगा। लेकिन ये जो कमेटी बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है कि इन लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को जो है इन्वोक कर दिया कि भाई ये हमारे प्राइवेसी का हनन है, ये सब लोगों के ऊपर सर्विलांस चल रहा है, ये टोटलिटेरियन है, ये बिल्कुल ही ऑटोक्रेटिक हिटलरशाही है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म है। और समस्या क्या है कि ये वही गैंग है जो हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में एक अनडेमोक्रेटिक फासिस्ट रिजीम के तौर में पेश करना चाहता है और उसी प्रोपेगेंडा का
मुझे लगता है ये एक हिस्सा है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पटना सीरियल ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। 2013 में हुए पटना सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक आरोपी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। कोर्ट इस मामले में 1 नवंबर को सजा सुनाएगी। 8 साल पहले आज ही के दिन यहां नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान जोरदार धमाका हुआ था। सिलसिलेवार विस्फोटों में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 90 से अधिक लोग घायल हो गए थे। डॉक्टर साहब, एक आरोपी बरी और 9 को दोषी करार दिया गया है। आगे इन आरोपियों को क्या सजा मिल सकती है? इन लोगों को फांसी के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। एब्सोल्युटली नथिंग लेस देन हैंगिंग टिल डेथ। क्यों? ये मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई इनको फांसी के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए? वो इसलिए कि उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो अक्लमंदी दिखा दी, नहीं तो उस दिन लाशों का अंबार लग गया होता। लाशों का अंबार लग गया होता। मैं बता दूं, वो लम्हा ऐसा था, पूरा जैम पैक गांधी मैदान में 6 लाख लोग अंदर घुस जाएंगे, पता नहीं चलेगा जी। और वो पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था और एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे हैं, चिथड़े उड़ रहा है, लोग वहां मर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भाषण के दौरान ये कह रहे हैं कि पीछे पटाखा चलाना बंद कर दीजिए आप लोग। एंड ही न्यू व्हाट इज गोइंग ऑन, कि ब्लास्ट हो रहा है, वहां पे आतंकवादी हमला हो गया है एक रैली के ऊपर। अगर वहां भगदड़ मच गई होती जी, बॉडीज काउंट नहीं किया जा सकता था। और जब सब कुछ खत्म हो गया, इसको बकायदा क्या भाषण को छोटा किया गया और यह कहा गया कि भाई शांति से अपने अपने घर चले जाएं। वो मैदान ही इतना ह्यूज है, लाखों लोग हैं। जो लोग मैदान के अंदर मौजूद थे उनको भी नहीं मालूम चल पाया कि आतंकी हमला हो गया जी। और इस चीज को बकायदा भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे इशू को दबा दिया। बाद में शाम में जब फिर से उस पूरे जगह की तहकीकात शुरू हुई, जिस स्टेज से प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे उसके नीचे एक बम रखा हुआ था, टाइमर काम नहीं किया। अगर ब्लास्ट हो गया होता, वहां पे कुछ माने अनहोनी हो गई होती, इस देश में दंगा को कौन रोक सकता था? कौन रोक सकता था? ये तमाशा इस देश के अंदर में चलेगा। और इसलिए इन दोषियों को फांसी के नीचे कोई दूसरी सजा ही नहीं होनी चाहिए और इनके समर्थन में जो लोग आए उनको भी उम्र कैद में डाल देना चाहिए। ये लोग देश के लिए खतरा हैं। उस दिन देश जलने से बाल बाल बचा था। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।